सामाजिक गठजोड़ की चूल्हे नहीं हिलेंगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं हराया जा सकता। तब उस सामाजिक गठजोड़ की चूल्हे नहीं हिलेंगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं हराया जा सकता है कि विपक्ष उसको ऐसा मौका दे रहा है कि वो विपक्ष की सरकारों को लगातार अस्थिर करे। राजस्थान में जो हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, उसमें राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भूमिका है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका है। लेकिन सबसे बढ़कर मुझे उसमें लगता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है उसकी अक्षमता, पिछड़ी यादवों को छोड़कर पिछड़ी जातियां और जाटों को छोड़कर दलित जातियां, इनका गठजोड़ बना रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या अखिलेश या मायावती कोई उसको पराजित नहीं कर पाएंगे। अहीर जाटव एकता बनकर रह गई, अहीर जाटव मुसलमान एकता बनकर रहेगी। यही भाजपा चाहती थी। भाजपा ने अंदर खाना यही नारा दिया था, 3 जात के खिलाफ सब जात। 3 जात कौन थी? मुसलमान, यादव और जाटव। मुसलमान, यादव और जाटव थी। मुसलमान, यादव और जाटव। भाजपा बार बार वही कर रही है। भाजपा की रणनीति कोई छुपी हुई खुफिया रणनीति नहीं है, वो तो स्पष्ट है, अखबारों में छप चुकी है, उसके बारे में समीक्षाएं हो चुकी हैं। विपक्ष के लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अगर वो उसकी काट में कोई रणनीति और कोई एकता नहीं बना सकते हैं तो फिर जो दुर्गति होनी है वो हो रही, जो दुर्गति होनी है वो हो रही। देश कोरोना काल से परेशान है, हर व्यक्ति उससे जूझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार का ध्यान कोरोना में वैक्सीन बनाने का नहीं, लेकिन राजस्थान में सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सत्ता को काबिज कर लेने का है। आज हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक समीक्षक अभय दुबे सर, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरह का ये दौर तैयार कर दिया गया है उसे वो किस तरह से देखते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका पल पल न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जब वैक्सीन की ज़रूरत है, इकोनॉमी बहुत ही लचर सिचुएशन में जा चुकी है, लेकिन हमारा पूरा फोकस और मीडिया का पूरा फोकस अभी राजनीति जो राजस्थान में चल रहा है उस पर आकर कहीं ना कहीं टिक गया है। आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार कुछ चाहती है, सत्ताधारी दल कुछ चाहता है, भारतीय जनता पार्टी। मुझे दुख इस बात का है कि विपक्ष उसको ऐसा मौका दे रहा है कि वो विपक्ष की सरकारों को लगातार अस्थिर करे। राजस्थान में जो हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, उसमें राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भूमिका है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका है। लेकिन सबसे बढ़कर मुझे उसमें लगता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है उसकी अक्षमता है। कांग्रेस के आला कमान को बहुत लंबे अरसे से पता था कि राजस्थान में पक क्या रहा है। करीब 6 महीने पहले अशोक गहलोत ने उन्हें बता दिया था कि भाई ये सचिन पायलट हमारे खिलाफ बीजेपी से मिलकर बगावत करना चाहते हैं। 15 दिन पहले सचिन पायलट की अहमद पटेल के साथ, जो सोनिया गांधी के खास हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। उसमें सचिन पायलट ने उन्हें विस्तार से बताया था कि उनके और मुख्यमंत्री के मतभेद किस सीमा तक जा चुके हैं। गेंद पूरी तरीके से आला कमान के पाले में थी। आला कमान को चाहिए था कि अपना प्रतिनिधि भेजते या उन दोनों को दिल्ली बुलाते और दोनों को बुला के दोनों के बीच में फैसला करते। हर सत्ता का, हर सरकार की खूबी ये होती है कि उसमें सत्ता का बंटवारा किस तरह से हुआ है। जब सत्ता का बंटवारा, उसका समीकरण एक बार बिगड़ जाता है, तब आला कमान की भूमिका सामने आती है। तब आला कमान का काम होता है कि उस बंटवारे को दुरुस्त करना, बिगड़े हुए समीकरण को दुरुस्त करना। कांग्रेस आला कमान ये करने में नाकाम रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार को अस्थिर करने का मौका मिल गया। आज ही जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था वो भी याचिका वापस ले ली गई है, और ये जो सिचुएशन लगातार क्रिएट हो रही है इसको किस तरह से समझा जा सकता है? क्योंकि मेन मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस है नहीं, वो अभी पूरी तरह से राजस्थान की राजनीति को ही पूरी तरह से अपने उसमें लेने में समझ रही है। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि वो अशोक गहलोत की सरकार नहीं गिरा सकती। जो कुछ हो रही है वो सब कानूनी लड़ाई है। वो तो इस बात को लेके हो रही है कि जो सचिन पायलट के विधायक हैं उनको अयोग्य न घोषित किया जाए, और अगर वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे तो कांग्रेस में बने रहेंगे, वो विधायक बने रहेंगे और वो अशोक गहलोत के लिए समस्याएं पैदा करते रहेंगे। अब तो भाजपा दरअसल ये चाहती है कि अशोक गहलोत के लिए समस्याएं पैदा करने वाले तत्व जो हैं वो पार्टी और सरकार के बीच अंदर बने रहें। तो इस सारा दांव पेच इसके लिए है। फिलहाल सरकार नहीं जाने वाली, ऐसा मेरा मानना है। सर, फिलहाल सरकार नहीं जाने वाली है, लेकिन लगातार सत्ता के बीच में अगर हम समझने की कोशिश
कांग्रेस कहीं ना कहीं हर लेवल में फिसलती जा रही है, कहीं हर जगह नाकाम होती जा रही है। तो ऐसी कौन सी कमी है जिसमें देखिए, कांग्रेस जब से राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया जी, और संगठन के कामकाज से अपना हाथ पीछे खींचा है, तभी से ये समस्या बनी हुई है। उस वक्त से कांग्रेस के पास एक बाकायदा सिक्का बंद अध्यक्ष नहीं है। बहुत बड़े जो कांग्रेस के कामकाज को देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनमें से एक का कहना है कि राहुल गांधी आज भी कांग्रेस के डिफेक्टो अध्यक्ष हैं। मैं पूछता हूँ, डिफेक्टो अध्यक्ष क्यों है? उन्हें डिजूरी अध्यक्ष होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर वो कांग्रेस के या तो अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, जी, ऐसा क्यों है कि वो डिफेक्टो अध्यक्ष हैं और डिजूरी नहीं है? अध्यक्ष डिफेक्टो क्यों होना चाहिए? तो बहुत हास्यास्पद स्थिति है। और कांग्रेस अपने भीतर का, अपने आला कमान का यहाँ मेरा मतलब है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन तीन लोगों के बीच का समीकरण भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। अगर इन तीन लोगों के बीच का समीकरण ठीक होता तो कांग्रेस में आज ऐसी स्थिति नहीं होती। आज भी गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस के लिए एक सीमेंटिंग फोर्स है। इसी के साथ यूपी में जिस तरह से प्रियंका गांधी की जो एक्टिवनेस है वो तेजी से बढ़ा है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का उन पर हमला, मायावती का उन पर हमला, लेकिन ये मजबूती देगा या फिर से कहीं ना कहीं से कुछ और प्रियंका गांधी की जो उत्तर प्रदेश में सक्रियता है जी, या जो पिछले दिनों सक्रियता रही है, जब से वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बनाई गई थी, तब से मेरी निगाह में उस सक्रियता का कोई मूल्य नहीं। जी, मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक गठजोड़ है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को कई बार उत्तर प्रदेश में 2014 में, 2017 में, 2019 में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, उस सामाजिक गठजोड़ को नुकसान कौन सा विपक्षी नेता पहुंचा पा रहा है? वो सामाजिक गठजोड़ टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? उसमें से कुछ बिरादरियां वो लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं? जब तक उस सामाजिक गठजोड़ की चूलें नहीं हिलेंगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं हराया जा सकता। प्रशासनिक नाकामियों के दम पे सरकार नहीं हारेगी। हर सरकार के खाते में कुछ न कुछ प्रशासनिक नाकामियां होती हैं। हर सरकार के कुछ समर्थक होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, कुछ आलोचक होते हैं, कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ मीडिया में खेल चलता रहता है, कुछ मीडिया के बाहर खेल चलता रहता है। ये सब हर सरकार के बारे में होता है, लेकिन चुनाव जीते हारे जाते हैं सामाजिक गठजोड़ के दम पर। अगर द्विज जातियां और पिछड़ी यादवों को छोड़कर पिछड़ी जातियां और जाटवों को छोड़कर दलित जाति, इनका गठजोड़ बना रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या अखिलेश या मायावती कोई उसको पराजित नहीं कर पाएंगे। और ये एक के बाद एक 3 चुनावों में साबित हो चुका है। जो नेता इस गठजोड़ को हिलाएगा, उसको अस्थिर करेगा, वो नेता उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा। सर, ऐसा गठजोड़ हिलाते हुए आपको कौन सा नेता ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि जमीनी स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत स्थिति जिस समय मायावती और अखिलेश ने समझौता किया था उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए, उस वक्त ये उम्मीद पैदा हुई थी कि अब ये भारतीय जनता पार्टी की में जो छोटी छोटी बहुत सी कमजोर जातियों की पार्टियां और उनके नेता लोग जुड़ गए हैं, उनको अपनी ओर खींचेंगे। जब इन्होंने गोरखपुर का चुनाव गठजोड़ बना के जीता था और योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार को वहाँ हरा दिया था निषाद पार्टी के उम्मीदवार के जरिए, उस वक्त ऐसी उम्मीद चली। लेकिन जैसी लोकसभा का चुनाव हुआ, निषाद पार्टी के जिस उम्मीदवार ने योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार को हराया था, वो खुद इन लोगों का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। ये लोग उस मोमेंटम को, उस गति को, उस आवेग को कायम रख पाने में नाकाम रहे। और इनकी जो एकता थी वो दरअसल अहीर जाटव एकता बनकर रह गई। अहीर जाटव मुसलमान एकता बनकर रह गई। यही भाजपा चाहती थी। हाँ। भाजपा ने अंदर खाने यही जो नारा दिया था, 3 जात के खिलाफ सब जात। 3 जात कौन थी? मुसलमान, यादव और जाटव। उसी के खिलाफ उन्होंने सबको एकताबद्ध किया था भाजपा ने। और भाजपा ने फिर वही भाजपा बार बार वही कर रही है। भाजपा की रणनीति कोई छुपी हुई खुफिया रणनीति नहीं है, वो तो स्पष्ट है, अखबारों में छप चुकी है, उसके बारे में समीक्षाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी अगर विपक्ष के लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है, अगर वो उसकी काट में कोई रणनीति और कोई एकता नहीं बना सकते हैं, तो फिर जो दुर्गति होनी है वो हो रही है। सर, बात तो फिर वही आ गई कि 60 साल तक जो राजनीति कायम रही, वो क्या यहाँ पर आकर धर्म और जाति, खासकर मुस्लिमों के खिलाफ या फिर कुछ जातियों के खिलाफ
आपने 3 जातियों की बात की, उन तीनों को अगर अलग कर दिया जाए तो क्या ये लगातार कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी की जीत बनी नहीं रहेगी, जिस तरह से ये सिनेरियो तैयार हुआ है और विपक्ष पूरी तरह से फेल दिखाई देता है यहाँ पर कहीं ना कहीं? देखिए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की खुशकिस्मती इस बात में है कि उन्हें बिल्कुल कल्पना विहीन, रणनीति विहीन, किसी भी किस्म की पहलकदमी से वंचित विपक्ष प्राप्त हुआ है। इसलिए वो अपनी तमाम कमियों और तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम विफलताओं के बावजूद आराम से सत्ता में प्रतीत करेंगे। अब देखिए, भारत में कितना बड़ा और कड़ा लॉकडाउन हुआ, इसके बावजूद भी आज हालत क्या है? लोग तकरीबन 50,000 संक्रमित लोग निकल रहे हैं। केवल दिल्ली और केरल को छोड़ दें तो बाकी सारे देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इसके बावजूद सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं दिखाई पड़ती। क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्यों? जो नाराजगी अगर है भी, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए विपक्ष मौजूद ही नहीं है। मैं तो मानता हूँ अगर 70 के दशक का विपक्ष होता, 80 के दशक का विपक्ष होता या 90 के दशक का विपक्ष होता तो एक पत्ता बूटा इस सरकार के खिलाफ हो गया होता। विपक्ष राजनीति तब चलती है जब उसमें कड़ी प्रतियोगिता, भारत की राजनीति कड़ी प्रतियोगिता के लिए जानी जाती है। आज वो प्रतियोगिता नहीं रह गई। ऐसा लग रहा है मैदान में एक ही टीम खेल रही है, दूसरी टीम आराम से बैठी हुई है बेंच पे, वो खेल ही नहीं रही है मैदान में, तो केवल भाजपा ही मैदान में खेल रही है। तो ये तो हालत होनी बाकी है। सर, ऐसा मतलब आपकी बात को अगर हम आगे रख के देखते हैं, लेकिन ऐसा कई विपक्ष के लोग हैं जो कि जिनकी एक्टिविटीज ग्राउंड पर हैं, लेकिन वो टीवी पर नहीं दिखाई जाती, वो सोशल मीडिया में नहीं आ रही है। टीवी और सोशल मीडिया से कोई राजनीति नहीं चलती। सर, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी की भी वो वजह नहीं है। टीवी पर और सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 जात के खिलाफ सब जात नारा कभी नहीं लगाया, जो हम जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सब जमीन के नीचे काम होता है। जो लोग समझते हैं कि टीवी और मीडिया में दिए गए वक्तव्यों से, ये गलती तो विपक्षी दलों की, विपक्षी दल चाहते हैं कि उनके जो प्रवक्ता हैं उनके दम पे वो राजनीति करें। यहाँ तो कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस ने शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, वो एक कोशिश थी जहाँ वो भाजपा के सामाजिक गठजोड़ में कोई सेंध लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने उसको वापस ले लिया। ये देखने वाली बात होती है कि दरअसल आप राजनीति क्या कर रहे हैं। आप टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब दिखावे की राजनीति है। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं ये वक्तव्य दे रहा हूं, इससे कोई नरेंद्र मोदी की सरकार न कमजोर हो जाएगी, न विपक्ष मजबूत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हो सकता है कुछ के दिलों में गुदगुदाहट, तो कुछ लोग नाराज हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इस वक्तव्य से। वक्तव्य नेता वो होता है जो जमीनी स्थिति को समझ के अपने पत्ते चलता है, अपनी ताकत का विन्यास करता है और अपने साथ नई शक्तियों को जोड़ता जाता है। विपक्ष अपने साथ नई शक्तियों को जोड़ पाने में नाकाम है। पहले उसके अंदर ये क्षमता थी, मुलायम सिंह में ही क्षमता थी। मुलायम सिंह यादवों के साथ में गैर यादव पिछड़ी जातियों का गठजोड़ बनाते थे। मुलायम सिंह काशीराम के साथ 1993 में उन्होंने गठजोड़ किया और बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद भी भाजपा को चुनाव हरा दिया। आज वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई ऐसा नेता नहीं है, मुलायम सिंह वृद्ध हो चुके हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि वैसा कोई गठजोड़ खड़ा कर सके। तो सर, यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये वक्त आ गया है नए लोगों को सत्ता सौंपने का, या फिर पुराने लोगों को नए गठजोड़ तैयार करने होंगे, ताकि ये जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं प्रशासनिक फेल के बावजूद, तो क्या सल्यूशन निकाला जा सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ये सल्यूशन निकालने का काम न राजनीतिक समीक्षक का है, हाँ। न उस व्यक्ति का है जो राजनीतिक समीक्षक का इंटरव्यू ले रहा है, न चैनल का काम है। ये सल्यूशन निकालने का काम हम लोगों का नहीं है। हम लोग तो केवल परिस्थिति की जानकारी दे सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जो लोग राजनीति के मैदान में सक्रिय हैं, जिनका वहां सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, जिनके पास पार्टियां हैं, जिनके पास सामाजिक समर्थन है, जिनके पास जातियों के, बिरादरियों के, समुदायों के समर्थन है, ये उन लोगों का काम है कि इस विषय, और सब लोग इस बात को जानते हैं। क्या आप समझते हैं कि अखिलेश और मायावती ये नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन कौन लोग वोट देते हैं? या आप नहीं जानती हैं? जब आप जानती हैं, मैं जानता हूं, तो वो क्यों नहीं जानते रहे? वो सब लोग जानते हैं। मायावती भी इस बात को जानती हैं, लेकिन उनकी राजनीति करने की शैली पुरानी हो चुकी है। भाजपा की शैली नई शैली है। भाजपा सब कमजोर बिरादरियों को पॉलिटिक्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का वायदा करती है। जिन पार्टियों को न आरक्षण का लाभ मिल, जिन
समुदायों को, जिन बिरादरियों को ना आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ना उन्हें राजनीति को टिकट मिलता है, ना उन्हें नौकरी मिलती है, ना उनकी कोई पूंछ है। जब एक बड़ी पार्टी उनकी पूंछ कर रही है, उनको कहती है भैया हमारे पास आओ, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, आपकी इज्जत करेंगे, ये फलाना ठिकाना करेंगे, तो लोग उनके पास चले गए। जो लोग आज भाजपा को वोट दे रहे हैं, उन्होंने कम से कम 30 साल तक भाजपा के खिलाफ वोटिंग की है। आप बताइए, जब वो इतने साल तक भाजपा के खिलाफ वोटिंग कर रहे थे, तो वो सोचते हमें क्या मिला, तो भाजपा के साथ जाके देखेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि बिहार का चुनाव अब सर पर आ चुका है, वो टलेगा या नहीं टलेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन वहाँ तैयार हुई है वो ये है कि बाढ़ से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। और चुनाव पर वर्चुअल रैली हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो से ये रिपोर्ट है कि लोगों को वहाँ पर न खाने की सुविधा मिल रही है, न पानी की सुविधा मिल रही है, लेकिन वहाँ पर सत्ता का जो ये खेल है वो लगातार जारी है। देखिए, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, क्योंकि पहली साल तो बाढ़ नहीं आ रही। हर साल ही शिकायत होती है कि सरकार पूरी मदद नहीं कर पा रही है। सर, ये कोरोना हर साल, हाँ ठीक है, इसमें कोरोना भी है और भी कोई विपत्ति हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बाढ़ में सरकार की जो नाकामी है, उसके खिलाफ नाराजगी से चुनाव का फैसला नहीं होगा। चुनाव का फैसला उस सामाजिक गठजोड़ से होगा जो नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में है। उन बिरादरियों के बीच में जो राजनीतिक गठजोड़ बना है, उसके वोटों से चुनाव का फैसला होगा। क्या इस बाढ़ से वो गठजोड़ बह गया है? आप लोग गलत जगह फोकस कर रहे हैं अपना। चुनाव का फैसला इससे नहीं होगा। और ये बात तेजस्वी और दूसरे विपक्षी नेता जो हैं वो जानते हैं कि भाजपा का और नीतीश का गठजोड़ बहुत मजबूत है। इसलिए वो कह रहे हैं चुनाव टाल दीजिए, कोरोना के बहाने, कभी बाढ़ के बहाने कह रहे हैं। आपने कभी ऐसा विपक्ष देखा है जो चुनाव टालने की बात करे? यानी वो नीतीश कुमार की सरकार को और दिन सत्ता में रहने का, फ्री फंड में सत्ता में रहने का मौका देना चाहते हैं। विपक्ष तो चाहता है जल्दी जल्दी चुनाव हो, ताकि हमें अपनी ताकत आजमाने का मौका मिले, हम अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिले। तो बिहार का विपक्ष कह रहा है, एक बात तो कह रहा है कि भाई नीतीश कुमार की सरकार नाकाम है तो चुनाव में चुनौती दो। सीधा मतलब है, विपक्ष के मन में कहीं है कि ये सरकार बहुत मजबूत है, इसका सामाजिक गठजोड़ बहुत मजबूत है। मेरा तो मानना ये है कि इन सब कमियों के बावजूद अगर अभी चुनाव वहां पे होगा तो वहां पे एनडीए बहुत बड़े पैमाने पे जीतेगा। और हम सब लोग यही कहते रहेंगे कि भाई वो बाढ़ की वजह से लोग नाराज हैं, कोरोना की वजह से लोग नाराज हैं। देखिए, दो बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप नाराज हैं सरकार से, तो अब आपके पास विकल्प क्या है? आप खुश किससे हैं? आपको उम्मीद भी तो सरकार से ही है। आपको उम्मीद भी सरकार से है कि भाई मोदी जी हमारा ये काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए हम नाराज हैं। लेकिन हो सकता है मोदी जी ही काम कौन कराएगा? मोदी जी ही आगे जाकर कराएंगे काम। अगर मोदी जी के मुकाबले कोई हस्ती खड़ी हो, कोई संगठन खड़ा हो, तो लोग कहें मोदी जी काम नहीं कर पा रहे, ये बंदा कराएगा काम हमारा, तो हम इसके साथ चले जाएंगे। मैं मोटी मोटी बात कह रहा हूँ। हिंदुस्तान में स्थिति ये बन गई है कि मोदी से जो लोग नाराज हैं, उम्मीद भी उन्हें मोदी से ही है, इसलिए हर हालत में वही जीतते हैं। तमाम नोटबंदी के दौरान लोगों को कितनी तकलीफें हुई, फिर भी लोगों ने उनको वोट दे दिया। ये इस बात को समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम खामख्याली में रहें, बजाय इसके कि हम मुगालते में रहें कि ये हो गया, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सोशल अलायंस की वजह से चुनाव जीते हारे जाते हैं। ये बात जब तक आपके दिमाग में रहेगी, जब तक इसे आप अपने एनालिसिस का केंद्र बनाएंगे, जब तक ये एनालिसिस की कैटेगरी ताज़ी रहेगी हमेशा आपके दिमाग में, उस वक्त तक आप राजनीति को ठीक से समझ पाएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गुजरात हो, कोई भी हो, हर जगह सोशल गठजोड़ जीतता है और सोशल गठजोड़ को परास्त न करने वाले हार जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कौन पार्टी कहाँ मजबूत है। तो हमारे साथ मौजूद थे अभय दुबे सर, जिन्होंने राजनीति की उन बारीकियों को कड़े शब्दों में बता दिया, जिसको लेकर सत्ता कहीं ना कहीं मजबूत है और विपक्ष नेता कहीं ना कहीं उन सभी गठजोड़ में फेल नजर आ रही है, जिसे उसे मजबूती से डटकर भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देना चाहिए। शुक्रिया।